कन्फ्यूशियस जो है वो प्राचीन चीन का एक दार्शनिक और समाज सुधारक हुआ करता था। इनका जन्म 551 ईस्वी पूर्व लू प्रांत में हुआ था। प्रांत तो हम लोग राज्य को कहते हैं, तो लू प्रांत में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है इनका बचपन का नाम कुछ और था। हालांकि लू प्रांत का वर्तमान में वहाँ चीन में शांतुंग नाम है, अब लू प्रांत नाम नहीं है। तो ये कन्फ्यूशियस के बचपन का नाम था कुंग तू तजे। इनके पिता एक सम्मानित परिवार से थे और इनकी माता वो जो येन परिवार से संबंध रखते थे। येन से, येन नहीं, पहले शुरू में बहुत पहले पढ़े थे हम लोग, जो 5 राजवंश के बाद येन को दिया था शासन। इनकी माता जो है वो येन परिवार से संबंध रखते थे। अच्छा, बचपन काल में ही पिता की मृत्यु हो गई। बाद में माता की देखरेख में ये बड़े हुआ और विवाह के बाद इसे एक पुत्र और एक पुत्री भी हुई। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने पत्नी को तलाक दे दिया। और कन्फ्यूशियस इतिहास एवं धार्मिक विषय में बहुत रुचि रखता था। इसका दृष्टि भी तार्किक था और सक्रिय होकर आनंद की खोज हेतु चिंतन किया करता था। मतलब सोचता जरूर बुद्ध की तरह था, लेकिन बुद्ध जैसे धर्म प्रचारक नहीं था ये। कन्फ्यूशियस के उपदेशों को कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनके जन्म के समय चीन के चारों ओर अव्यवस्था, अशांति और अराजकता फैला हुआ था। राज्य टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। इस वातावरण में कन्फ्यूशियस का मुख्य सरोकार इस अव्यवस्था से छुटकारा दिलाना था। मतलब उसका मेन रोल रह गया, या सोचने लगा वो कि इस चीज़ से हम अपने राज्य या देश को छुटकारा कैसे दिलाएं। अपने नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना फिर से वह करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कन्फ्यूशियस ने एक विद्यालय शुरू किया जिसमें वो इतिहास, सदाचार और काव्य जैसे सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किए। विद्यालय में लगभग कुछ ही दिनों में 30,000 विद्यार्थी हो गए उसके पास। इसकी सदचरित्रता से प्रभावित होकर लू प्रांत के राजा ने उसे गवर्नर बना लिया अपना। इसकी फैन फॉलोइंग या सादगी देख करके उसने अपराधों पर रोक लगाई और लोगों को एकता व समरसता लाने का प्रयास किया लोगों में। परंतु अनैतिकता का विरोध करने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। मतलब अनैतिक पद वाले जो और करप्ट अफसर हो गए ना, वो सब जो है साजिश करके इसको हटवा दिए। वह अपने नैतिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए एक आदर्श शासक की खोज करते रहे जीवन भर, कि जैसा हमारा विचार है उस विचार को ज़मीन पर उतारने वाला, क्योंकि वो तो खुद शासक थे नहीं, तो ऐसे किसी राजा को ढूंढ रहे थे जो उनके विचारों को ज़मीन पर उतार सके। खैर, ये कोशिश उनका ज़रूर जारी रहा, लेकिन ऐसी कोई राजा नहीं मिला उसे। और फलतः 479 में ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। कन्फ्यूशियस के जीवन काल में उनके अनेक शिष्य लेकिन बन चुके थे। लेकिन कई शताब्दियों के बाद जब हान राजवंश आया तो उन्होंने कन्फ्यूशियस के उपदेश को राज्य उपदेश सीधे बना दिया। अर्थात कन्फ्यूशियस के मृत्यु के बाद कन्फ्यूशियस की इच्छा पूरी हो गई। जो हान राजवंश आया उन्होंने उसे राज प्रसंग ही घोषित कर दिया, या राज्य उपदेश सीधे समझो। कन्फ्यूशियस की 305 कविताओं का एक पुस्तक है जिसका नाम है सी। 305 कविताओं का एक, जैसे कि रामचरितमानस पूरा दोहा लिख करके रच दिया यहाँ तुलसीदास जी ने, वैसे कन्फ्यूशियस वहाँ 305 कविता का एक पुस्तक है। मतलब वो कविता नहीं है, एक्चुअली जीवन का सार लिखा हुआ है पूरा, और पुस्तक का नाम है सी। अब यहाँ एक प्रश्न अलग से और आता है कि कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं क्या सब थी। तो कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, उन्होंने कहा, जैसे कि नहीं अष्टांगिक मार्ग बुद्ध का है उस प्रकार का, कि शिक्षा चरित्र का निर्माण करने का सबसे प्रमुख साधन है, अतः हमें शिक्षा जरूर लेना चाहिए। कन्फ्यूशियसवाद के तहत
सामाजिक व्यवस्था में छोटे बड़े के भाव को स्वीकार किया गया तथा आज्ञा पालन और सत्ता के समक्ष समर्पण का उपदेश दिया गया था। उसमें राजनीतिक सिद्धांतों में कन्फ्यूशियस राजा को देवतुल्य मानता था कि राजा देवतुल्य होता है, क्योंकि हमें रक्षा करके हमें पूरे राज्य में रहने और विचरण करने का मौका देता है, साथ ही हमारे राज्य की सुरक्षा करता है, अर्थात वो देवता तुल्य होता है। कन्फ्यूशियसवाद में व्यवस्था व शक्ति के सामाजिक और सार्वजनिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया और शाही राज्य को मजबूत बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त दर्शन उन्होंने माना था। उनका मानना था कि राज्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ना तो लोगों के हाथ में बर्बरता आ जाती है तो लोग राज्य को जो है उनके सिद्धांत को नष्ट कर देते हैं। इसलिए राजा कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। एक व्यक्ति को अच्छे व्यवहार, विनम्रता, ईमानदारी जैसे गुणों को प्राप्त करना चाहिए। बच्चों एवं पत्नियों को क्रमशः अपने माता पिता व पति को सम्मान देना चाहिए, उनका कहना था। यही मानव का सच्चा कर्तव्य है। कन्फ्यूशियसवाद में धार्मिक पाखंडों और अंधविश्वास से बचने का जोर दिया गया है कि धार्मिक प्रखंड में ना पड़िए उतना। कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार 3 येन सर्वशक्तिमान शासक माना उन्होंने, 3 येन को कन्फ्यूशियस ने। ये हम कन्फ्यूशियस के बायोडाटा या जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। लेकिन कन्फ्यूशियस की अगर हम छोटी सी क्लाइमेक्स, मतलब उसका अंत, खात्मा वाला लाइन देखेंगे या फिर कैसे उनके सिद्धांत आखिरी चरण में थे, तो कन्फ्यूशियस की शिक्षा नए सिद्धांत केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं थे, बल्कि वे एक व्यक्ति के समस्त व्यक्तित्व की प्रतिबिंब थे। मतलब वो वास्तव में कोई धार्मिक प्रकांड या धार्मिक उपदेश नहीं था। वो एक व्यक्ति कैसे अपने व्यक्तित्व को पूरा निखार सके, इसके ऊपर वो बल देते थे। वो धार्मिक प्रकांडों को उतना बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे थे। वो तो यहाँ बौद्ध धर्म बड़ी तेज़ी से फैलने लगा चीन में, इसीलिए सब वहाँ चीन वासी या इनके फैन फॉलोइंग सब कन्फ्यूशियस को धर्म का रूप दे दिया। तो असल में कन्फ्यूशियस धर्म नहीं था, वो एक दर्शन और शिक्षा केवल कह सकते हैं आप उसे। खैर, चीन में दूसरा जो बौद्धिक या दार्शनिक हुए उनका नाम है, समाज सुधारक हुए उनका नाम है लाओ त्से। लाओ त्से जो है वह लाओ त्से को प्राचीन चीनी सभ्यता का पहला सुधारक और दार्शनिक कहा जाता है। उनका जन्म 604 ईस्वी पूर्व में हेनान प्रांत के निर्धन परिवार में हुआ था। यह कन्फ्यूशियस का समकालीन था, मतलब जिस टाइम में कन्फ्यूशियस जी रहे थे उसी टाइम में लाओ त्से भी जी रहे थे। बस ये जरूर कह सकते हो कि लाओ त्से जो है वो कन्फ्यूशियस से छोटे थे, क्योंकि वो 551 ईस्वी पूर्व पैदा हुआ, लेकिन उसी का समकालीन था यह। अपनी मेहनत के बल पर वो चाउ राज्य में अभिलेख संग्रहालय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। जैसे वो बना ना गवर्नर राजदरबार में, ऐसे ये भी राजदरबार में कुछ ना कुछ बना। क्या? तो संग्रहालय का अध्यक्ष बना। राजनीति हस्तक्षेप से निराश होकर उसी कन्फ्यूशियस की तरह ये भी पद से त्याग पत्र दे दिया। राजनीति प्रकांड कोई चक्कर लग गया ना इसको, राजनेता सब सताने लगे, उससे परेशान होकर के क्या किया, अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। इसका भी असली नाम था ली, जैसे उसका नाम कुछ और था उसी तरह से मीन सी नामक व्यक्ति के अनुरोध पर लाओ त्से ने अपने विचारों को ताओ ते चिंग नामक पुस्तक में लिखा था। या ताओ कह सकते हैं आप, केवल ताओ। जैसे उसके पुस्तक का नाम कन्फ्यूशियस का सी, इसी तरह से इसके पुस्तक का नाम ताओ। अतः उनकी विचारधारा ताओवाद कहलाया। वह प्रत्येक मायने में एक पथ प्रदर्शक थे और लाओ त्से के दर्शन के मूल सिद्धांत निम्नलिखित थे। जैसे था ना उसका कन्फ्यूशियस का, वैसे अब इसका पढ़ेंगे शिक्षा। लाओ त्से का मानना था कि मौन ज्ञान की शुरुआत है। अगर कोई व्यक्ति अब लंबे समय तक मौन रहने लगा है, अब वो अधिक वाचाल नहीं रहा, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान आ रहा है। और कोई बहुत ज़्यादा बोल बाल रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान की कमी है। जैसे आदमी लत हो रहा है ना, कहते गाँव देहात में लत हो रहा है, तो अगर बोलना कोई कम कर दिया इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान आ रहा है। उनका कहना था कि भौतिकवाद की शिक्षा दुर्जन व्यक्तियों की वृद्धि करती है। ये भौतिकवाद क्या होता है? भोग विलास वाले शिक्षा। अगर ऐसी शिक्षा आप लेते हैं तो दुर्जन मतलब होता है आपका दुश्मन बढ़ेगा, शत्रु।
उनका तीसरा कहना था राज्य की उन्नति के लिए न्यूनतम शासकीय नियंत्रण होना चाहिए। अर्थात अगर आपको राज्य की तरक्की करना है, शासकों को कह रहे, राजा को कह रहे हैं, तो आप जनता पर उतना पाबंदी नहीं लगाइए, ये कह रहे थे। अगला कहना था कि लाओ त्से का कि शत्रु के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। और लाओ त्से का मानना था कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों की सामाजिक स्वतंत्रता निश्चित रहनी चाहिए। मतलब गांव के जो कुटीर उद्योग है उसको मारना नहीं चाहिए, उसे जिंदा रखना चाहिए ताकि लोगों की रोजगार जिंदा रहे। अच्छा, आदर्श राज्य वो है उनके अनुसार जो अपने अत्यंत पड़ोसी राज्य में कभी गए ही नहीं हो, क्योंकि तुलना की सहज प्रवृत्ति इससे बढ़ती है तथा विश्वासों को आघात पहुंचाता है। मतलब अगर आप आदर्श राज्य है तो कभी किसी से ना तुलना करिएगा, ना किसी राज्य में जा कर के अपनी ढिंढोरा पीटिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी आपकी दयनीयता हालत या आपकी शान और शौकत दोनों में से कुछ भी दिखता है ना, तभी दो राज्यों के बीच वैमनस्य या कंपटीशन शुरू होता है, और यही बाद में दो राज्यों के बीच युद्ध का कारण बनता है। ये कहना था किसका? लाओ त्से का। अब हम लोग जानते हैं चीन के तीसरे समाज सुधारक मेन्सियस के बारे में। प्राचीन चीनी सभ्यता में मेन्सियस नामक दार्शनिक ने 378 ईस्वी पूर्व से लेकर के 288 ईस्वी पूर्व के बीच कन्फ्यूशियस के विचार का ही प्रचार प्रसार किया। कन्फ्यूशियस के ही बातों को फैलाया इन्होंने। इनका जन्म 378 ईस्वी में हुआ था और ख़ास बात कन्फ्यूशियस के ही शहर में हुआ था, लू में। इनका भी दूसरा नाम था मांग तजू, या मांग को कह सकते हैं आप इसको। मेन्सियस ने अपने पूर्व सुधारकों की तरह, मतलब कन्फ्यूशियस की तरह, हाँ, कन्फ्यूशियस की तरह जो है एक विद्यालय की स्थापना की। वो भी क्या था इसे? उनका विचार था कि मनुष्य के अंदर जन्म से ही अच्छाइयाँ होती है, उनकी अच्छाइयों को विकसित करने का केवल मौका दिया जाए। हम यही कहते हैं लोगों को कि अच्छाई हम कहीं से हमारे अंदर होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। लोग कहते हैं ना फला फला जगह से सीखेंगे, सिखाइएगा तब ना। हमारे अंदर पहले से होता है, बस क्या होता है, उसे जगाने की ज़रूरत होती है। हम अपने ढंग धर ले या फिर ऐसे कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन असल बात ये होता है कि हमारे अंदर निहित होता है। अच्छाइयाँ को विकसित करने का मौका दिया जाए। एक बुद्धिमान शासक वही है जो युद्ध से दूर रहे, क्योंकि युद्ध से कभी किसी राज्य की भला नहीं हुआ है, बल्कि हानि ही हानि हुआ है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हानि हो या लोग मारे गए हो। एक बुद्धिमान शासक वही है। ऐसे राज्य में विद्रोह की संभावना बनी रहती है जो यथा राजा तथा प्रजा की सुक्ति को अर्थपूर्ण बनाता है। तथापि राज्य का कर्तव्य लोगों की सेवा करना है, लेकिन यदि राज्य उदारता पूर्वक शासन करने में असफल रहता है तो जनता शासक को पदच्युत और करने वो विद्रोह करने का आह्वान कर सकती है। अर्थात ये कि अगर बहुत उदारता पूर्वक हो गया और आपका जनता आपको जो है या आपका कंट्रोल जनता के ऊपर नहीं रहा, तो जनता विद्रोह करके आपको वहाँ से हटा सकता है। आगे कहते हैं कि मेन्सियस की शिक्षा कतिपय अनुचित्य तथा दृष्टिगोचर होते हैं। वह समाज में एक तरफ सर्वत्र प्रेम करना धार है तो दूसरी तरफ सत्ता के कठोर प्रयोग की बात भी करता है। जब देखो दोनों बात, सच पूछो दोनों बात क्या, एक तरफ कह रहा है क्या कि मानवता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ राजा को कह रहा है कठोर होने के लिए, क्योंकि आप ज़्यादा उदारवाद हुए तो जनता आपके खिलाफ आंदोलन कर देगी। तो थोड़े से लोग मेन्सियस की बात को लेकर के कन्फ्यूज भी होता है। अब जानिए बौद्ध धर्म है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न जरूर आता है कि बौद्ध धर्म आखिर कैसे प्रसारित हो गया वहाँ चीन में। तो जानिए, बौद्ध धर्म चीन में सबसे प्रचलित धर्म है। बौद्ध धर्म वैसे तो भिक्षुओं के द्वारा चीन पहुँचा, आज से 200 ईस्वी पूर्व, याद रखोगे, परंतु चीनी शासकों के माध्यम से यह व्यापक पैमाने पर प्रथम शताब्दी आते आते यहाँ चीन जो है, बौद्ध धर्म जो है चीन का राजधर्म बन गया था। इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग रहा इसका। चीन में 5वीं से लेकर 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म सबसे शिखर पर था।
इस समय इसे चीन के राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। राजा खुद इस धर्म का पालन भी करता था और इसकी प्रचार प्रसार भी करता था। तात्कालीन समय में चीन की राजनीतिक अव्यवस्था के दौरान बौद्ध धर्म ने वहाँ अपनी जड़ें मजबूत की है और विशेषकर महायान धर्म का वहाँ प्रचलन है। था ना महायान हीनयान, तो वहाँ बौद्ध धर्म के लोग, चीन के लोग ज़्यादा महायान बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके साथ ही यह बताया गया है कि मनुष्य त्याग व बलिदान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। प्राचीन चीन के हान साम्राज्य के विखंडित होने के बाद राज्य में हर तरफ राजनीतिक अव्यवस्था छा गया था। इस परिस्थिति में बौद्ध धर्म जो है आकर के चीन में काफ़ी हद तक व्यवस्था का माहौल लाया और अव्यवस्था को दूर किया। इस कारण से भी यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को खूब ज़्यादा जो है बढ़ावा देते हैं। जब हालांकि प्राचीन चीन में शाही अव्यवस्था से पुनरुत्थान के उपरांत बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव धीरे धीरे मंद पड़ने लगा, क्योंकि वहाँ जगने लगा था फिर से कन्फ्यूशियसवाद, और चीनी समाज में बौद्ध धर्म ने अपनी मजबूती विचारधारा के बल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह प्राचीन चीन में अत्यंत लोकप्रिय एवं जनता के धर्म के रूप में यत्र तत्र हर जगह मौजूद है। ये था चीन के बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ, सुन रहे थे। अब चीन का ये एक खंड अलग ये हो गया ना, दार्शनिकों का खंड हो गया, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, चाहे लाओ त्से हो या मेंशियस हो। हालांकि बौद्ध भी कैसे गया ये भी इसी में चर्चा कर दिया गया है। अब एक टॉपिक में अलग से आप देखेंगे, चीन के साहित्य और लिपि, शिक्षा, फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और यहाँ की कला, स्थापत्य, मूर्ति।